हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाबम चैनल। आज का जो सेशन है आज हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की। यहाँ पे अगर आपके पास सीटेट है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे यूपी का वैकेंसीज ना के बराबर है। अगर आपके पास सीटेट है तो ये गोल्डन चांस है, क्योंकि आपके पास सीटेट है तो यहाँ पे पेपर का लेवल जो है मैं आपको डिस्कस करूंगी कि ज़्यादा टफ नहीं है, और साथ में अगर इतना कंटेन आप करके चलते हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए यहाँ पे बीपीएससी तैयारी, यहाँ पे तैयारी 4 और 5 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तैयारी 4 में लाखों की वैकेंसी आपको नजर आएंगी। 1 लाख के समथिंग यहाँ पे वैकेंसी है। तो उन वैकेंसियों की बात करें तो यहाँ पे 40 से 45 हज़ार आपको किस में मिल जाएगी, जूनियर में मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आप तैयारी, आपके पास सीटेट है, चाहे 1 to 5 का हो, ठीक है, या फिर आपके पास 6 to 8 का हो, दोनों ही इम्पोर्टेंट है वहाँ पे जॉब लेने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये आपको बुलेट कराई जाती है, और बुलेट में क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपको क्विक रिवीजन देखने को मिल जाएगा। ये युद्ध प्रकाशन का है तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम किसको कवर कर लेंगे, तो आज हम प्राचीन भारत के इतिहास को कवर कर लेंगे। चलिए उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इससे होगा क्या कि आपका जो यूपी में एलटी आ रहा है, ठीक है, एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है आपके, उसके लिए जीएस तैयार हो जाएगी, और आपका 1 से 2 रास्ते खुल जाएंगे, जिससे कि आपको भी लगेगा कि हमें किसी भी प्रकार की निराशा नहीं होनी, हम इस साल नौकरी ले लेंगे। क्योंकि मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि इस साल आपको क्या चाहिए, इस साल आपको जॉब चाहिए। केवल और केवल ये टारगेट रखिए, इसी को जानते हैं, और यही आपका गोल होना चाहिए कि इस साल आपको बस जॉब चाहिए ही चाहिए। चलिए, तो क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हमें चाहिए चाहिए तो हमारे आगे कोई और दूसरा विकल्प आता नहीं। यहाँ पे बात करते हैं हम एशियंट हिस्ट्री की, यानी प्राचीन भारत की। भारत इतिहास देखेंगे। इसमें अगर विश्व नहीं होगा तो हम विश्व इतिहास को अलग से कवर करेंगे, क्योंकि बिहार में जगह लेने के लिए या बिहार में सीट लेने के लिए आपको विश्व इतिहास भी आना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता। बट एलटी में कभी भी विश्व इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एलटी और जीआईसी में, ठीक है। एलटी और जीआईसी में कभी विश्व इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और आपकी केबीएस वगैरह की जो वैकेंसी है उनमें भी कभी नहीं पूछे जाते हैं। बट बिहार का एक ट्रेंड है कि वो आपका विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। विश्व इतिहास में इतना कंटेंट नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन, तो ये कहाँ पे है, तो आप बताएंगे राजस्थान राज्य में है कालीबंगन। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिर, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में डॉटर प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से जीवाश्म पूछा जाता है। भारत की प्राचीन संस्कृति है तो पुरा पाषाणिक संस्कृति है। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है, तो भीम बेटिका में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है, तो पाटने से। बहुत पूछा जा चुका है ये अब तक। यहाँ पे चिरंतपुरा स्थल पर प्राचीनतम डॉट के अवशेष मिले हैं, तो मानव पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, तो नव पाषाण काल। नेक्स्ट देखते हैं, दमदमा पुरास्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में, पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। भारत में पशु पालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। यहाँ पे कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को या कॉपर एज को कहा जाता है, ठीक है, यानी कॉपर एज को कहा जाता है। अब बात करते हैं सैंधव सभ्यता की। इस सैंधव सभ्यता से क्वेश्चन बस यही बनते हैं। इस समय मोहनजोदड़ो है तो पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, क्योंकि यहीं पे खुदाई के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा का उत्खनन तो 1921 में किया था, और प्रायः सैंधव काल के डॉटपुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण मिलते हैं, तो यह पूछा जाता है हल के द्वारा जुताई के प्रमाण मिलते हैं, तो कालीबंगा से। हड़प्पीय संस्कृति यानी सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे ताम्र के, यानी तांबे और कांसे के, ठीक है, यानी पत्थरों के ना बनकर तांबे और कांसे के बनने लगे थे। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार वर्षों तक ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था, तो वो 1900 वर्षों तक कोई भी नई वर्षा ना होने के कारण सिंधु घाटी का जो सिंधु घाटी सभ्यता उसका पतन हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगरीय नियोजन। क्या है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो वो है नगरीय
नियोजन। आज भी हम इसकी नगरीय नियोजन को फॉलो करते हैं आधुनिक युग में। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति है नगरीय है, याद रखेंगे, ग्रामीण नहीं है, नगरीय है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मतलब सड़कों का चौड़ा होना देखा गया है। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल्का यहाँ पे टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे बनावली से। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित तथा यहाँ पे एम.एस. वत्स। ये सभी क्या थे, यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह क्या है, लोथल है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित तो पुरातात्विक स्थल लोथल डॉट डॉट नदी के तट पर स्थित है, तो वो है यहाँ पे भोगवा के नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो है धौलावीरा। क्या है वो, धौलावीरा है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था, तो वो लाल रंग का, किसका, तो लाल रंग का क्या है, उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता डॉट डॉट युग के अंतर्गत आती है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। यहाँ पे देखेंगे, हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था तो मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, जिस तरह के आज के हैं, नॉनवेज और वेज। चौदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। कहाँ पे है चौदड़ो, तो सिंध में स्थित है। इस तरह से पूछा जाता है। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता को। वेदों में प्राचीनतम वेद है, तो वो होता है ऋग्वेद। ठीक है, वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट, पुरुषार्थ हैं, तो 4 पुरुषार्थ होते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है, तो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र। ठीक है, ये सूर्य देवता के लिए समर्पित है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद में ही आपका क्या है, यहाँ पे सूत्रों का भी वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। त्रयी का अभिप्राय है 3 वेदों से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो परशुनी नदी के तट पर, बहुत पूछा जाता है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इसे पेय पर नामांकित देवता को सोमरस कहते। ये इस टाइम की, आप ये समझ लिए इसको, एक इस टाइम की शराब। चलिए, भोगजकोरी का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत का अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था, तो कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या मानी जाती है 18। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। बौद्ध जैन और भगवत एवं शैव धर्म। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो वो सारनाथ में। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। गया में उन्होंने अधिक समय व्यतीत किया था। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था यहाँ पे मोगल पुत्र तिस्त द्वारा। पूछा जाता है कि सभापति कौन था, तो आप याद रखेंगे, मोंगली पुस्त तिस्त के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी काउंसिलिंग, तो पाटलिपुत्र में।
प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी तो राजगृह में। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति बुलाई गई थी कनिष्क के द्वारा। भाई जो जिसके द्वारा बुलाई जाती है वही उसको आयोजित करता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी तो वो है राजगृह या राजगीर। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगति या काउंसिलिंग का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो वैशेषिक ने। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष यहाँ पे स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। यहाँ पे है बरौत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया अलार कलाम एवं रुद्रक और दामपुत्र थे। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी। बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे है प्रजापति गौतमी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान था पावापुरी। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्णतः आध्यात्म ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त किया था तो वो था जम्बिक ग्राम। महावीर का जन्म कुंडली ग्राम में। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक लिखी गई है पाली भाषा में क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या चलता था? पाली भाषा। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्तों का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। बराबर की गुफाओं या यहाँ कहें कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में आजीविकों ने किया। सबसे यहाँ पर पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन यहाँ पे है कल्प सूत्र को लिखा है भद्रभाव ने। प्रथम तीर्थकर थे यहाँ पे भीसल थे। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है वह है आत्मदमन। 16 महाजनपदों की बात करेंगे जो इतिहास की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का आरंभ हुआ था अजातशत्रु के समय। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी मगध क्योंकि मगध उस समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था मगध पर। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन था। अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। अवंती का राजा था चंद्रप्रधोत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह या फिर क्या गिरिब्रज। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। विश्व का पहला गणतंत्र यहाँ पर गणतंत्र वैशाली में स्थित किया गया लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकायों में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष डॉट डॉट शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। वर्ष का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीयक नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र थे गंगोई मैदान। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य का द्वारा महल बनवाया गया। कुम्हार में शक संवत का आरंभ हुआ था 78वीं ईसा में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी रुद्रदामन ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में डॉट डॉट के दरबार में भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य। वह पुस्तक जो बिंबिसार को एक यहाँ पे आवश्यक क्षत्रिय वर्णित करती है। यहाँ पे दिव्यावदान था। मौर्य काल में यहाँ पे कटक शोधन न्यायालय डॉट डॉट प्रकार का न्याय करता था। फौजदारी का समाहर्ता था। महासंग्राम करता। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था सीता। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर है तो याद रखेंगे, कौटिल्य को क्या कहा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, ये कौटिल्य प्रधानमंत्री थे और इनको ही चाणक्य कहा जाता है। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया वो था, यहाँ पे याद रखेंगे, भंबू। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो ये भी भंबू स्तंभ है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक, क्योंकि उस टाइम प्राकृतिक चलती थी। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों में सर्वप्रथम पढ़ा था प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा है तो प्रिंसेप ने पढ़ा है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः नाम से जाने जाते हैं प्रियदर्शी। ठीक है, अपने शिलालेखों में क्या डलवाते थे वो, प्रियदर्शी। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल यानी दुर्भिक्ष का उल्लेख है तो वो है सोगोरा अभिलेख। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना डॉट डॉट शासक के द्वारा की गई थी तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखते हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे फुल मिल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ रुद्र राक्षस का लेखक थे विशाखा दत्त। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। वह शासक जिसमें पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी तो चंद्रगुप्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त के ग्रंथ में। चाणक्य अथवा कौटिल्य डॉट डॉट सम्राट का प्रधानमंत्री था तो जो था चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक था तो कौटिल्य था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डॉट डॉट के पहलू पर प्रकाश डाला गया है तो राजनीतिक नीतियों पर। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया तो मौर्य राजवंश ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की तो वो थे विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित शासन काल, यहाँ पे है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। नेक्स्ट देखते हैं,
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्ध हाथी। मेगस्थनीय दूत था सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक है मेगस्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की राजधानी थी यहाँ पे कारुवा की। बौद्ध एवं वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयासों से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो वो था श्रीलंका। आज भी क्या है, लटका हुआ है भारत के बिल्कुल नीचे दक्षिण में, देख लीजिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा नगर में आयोजित की गई थी तो वो था पाटलिपुत्र में। अशोक ने राज्य का आक्रमण किया था कलिंग पर। वहीं से क्या हुआ था, इनका हित परिवर्तित हो गया था। अंतिम मौर्य सम्राट था यहाँ पे बृहद्रथ, बहुत बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात वंश का राजा स्थापित हुआ तो वो था शुक वंश। यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था सातवाहन राजवंशों से। शुक वंश के बाद वंश ने भारत पर राज्य किया तो वो थे कण्व। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अवलेखों के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है प्राकृतिक भाषा में। शक संवत आरंभ हुआ था तो यहाँ पे है 78 ईस्वी में, अभी भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, शक संवत की स्थापना का श्रेय है कुषाणों को। वह राजा जिसने युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है तो वह है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के समय में हुआ था। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन तो ये किसने है, तो बिंब यहाँ पे बिंब कटफिसेस ने। कला की गंधार शैली मतलब फली फूली तो कुषाणों के समय में, यानी इस तरह से देखिए जो गांधार कला थी वो अपने चरम स्थान पर या कहें विकास के चरम स्थान पर, यानी फली फूली का मतलब है कब वो मतलब उसका ग्राफ कब बढ़ता हुआ दिखा तो वो था कुषाणों के समय में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा नगर में आयोजित की गई थी कश्मीर में। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। नेक्स्ट देखते हैं, वह यहाँ पे पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राज प्रसाद से संबंधित है तो वो था कुम्हरार। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को यहाँ पे याद रखेंगे, बराबर की गुफाओं को अशोक ने संप्रदाय को दान दिया था तो आजीवकों को दान दे दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। भूमि अनुदान को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे तो वो थे ब्राह्मणों को दिए गए थे। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यहाँ पे यूनानियों शासकों द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है तो वह मिलिंद पन्नों। शक यहाँ पे शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था तो वो था यहाँ पे चेस्टन। अब बात करते हैं यहाँ पे संगम काल की। संगम युग में उरेवर विख्यात था कपास के व्यापार और महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी, यहाँ पे याद रखेंगे बिल्ली पुत्र ने। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल हिरण अवलेख का संबंध शासक से है भानु प्रताप से। हर्षेण गुप्त शासक का दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का।
मतलब इस तरह पूछा जाता। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हर्षेण। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरी बस्ती की स्थापना की थी। तो वो थे कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर उसकी स्थापना की थी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां डॉट डॉट के महत्वपूर्ण अवशेष हैं तो गुप्त काल के। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्रलेख में डॉट डॉट गुप्त शासक को परम भगवत कहा गया है। यहाँ पे याद रखेंगे समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के डॉट डॉट शासकों का जिक्र किया गया है। तो याद रखेंगे 9 शासकों का। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिशैन। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेखों में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक पतन डॉट डॉट काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल वह शासक वंश जिसमें मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाव। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था का पतन दिखता है। यह तर्क दिया है R.S. शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में डॉट डॉट नाम से अंकित है। दिनार था। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था ताम्र लिपित था। पहली बार वह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुनी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने की थी। वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। प्रसिद्ध चीनी यात्री फान ने भारत की यात्रा की थी चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय साम्राज्य के शासक था। गुप्त साम्राज्य के शासक थे। मेहरौली लोहा स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया चंद्रगुप्त द्वितीय था। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्भे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। विक्रमादित्य यानी द्वितीय के द्वारा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या पर सत्ता प्राप्त की थी तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। वह सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था विशाख दत्त था। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार थे विशाख दत्त। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमरकोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाम हृदय के रचनाकार हैं यहाँ पे है बाणभट्ट। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा था कालिदास थे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाटक वंश का शासक था यहाँ पे न्यायदेव। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था हरसिंह। यहाँ पे बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री व्हेनसांग ने डॉट डॉट विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा थानेश्वर राजधानी थी यहाँ पे वर्धनों की। हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के शासन काल में डॉट डॉट चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी वो थे व्हेनसांग। वर्धन राजवंश की राजधानी थी पुष्पभूति ने। चीनी यात्री यहाँ पे युवान चुबाई यानी व्हेनसांग भारत पहुंचा था यहाँ पे 629 ईस्वी में। चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी कुमार देवी समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख थे। चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य थे और कुमार गुप्त फर्स्ट यानी महेंद्र आदित्य थे।
कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगी था। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। सातवाहन द्वारा किरातार्जुनीय पुस्तक लिखा था भारवी ने। क्योंकि आज हम क्या करेंगे, आज हम प्राचीन इतिहास को ही केवल कवर करेंगे और प्राचीन इतिहास से बनने वाले क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मध्य मध्य भारत का इतिहास आने वाली सीरीज में। तो चलिए यहाँ पे यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं 1800 से 1200 ईस्वी तक के राजनीतिक सामाजिक स्थिति की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। धर्मपाल द्वारा तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम यानी 1985 से 1014 ईस्वी ने। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदोलों ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था। यहाँ पे है वर्षराज थे। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है यहाँ पे पाल वंशी रामपाल से। यहाँ पे ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल था। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल था। विजया लय था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार कहलाते हैं। यहाँ पे है गोपुरम। 12 सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम यहाँ पे क्या था, तो चट्टी था। यहाँ परमार वंश को स्थापित किया था उपेंद्र ने। मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल बन को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने का प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम था। पृथ्वीराज राजों के लेखक हैं चंद्रबरदाई। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। वो थे बाल पुत्र देव। कल्हड़ की पुस्तक का नाम था राजतरंगी। महमूद गजनबी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था तो 1027 ईस्वी में। ऐहोल में दुर्ग मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। विविध में अगर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन विविध में भी मिलेंगे। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। बद्रीनाथ धाम ... राज्य में है, उत्तराखंड में है। बेरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला शानदार उदाहरण है। भारत जावा कला का राग विबोध ग्रंथ के लेखक हैं सोमनाथ। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ लिखा है वररुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चौल था। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास था। प्रत्युनूतन काल समाप्ति की तिथि है एक, यहाँ पे याद रखेंगे कितनी है, तो यहाँ पे 1000 वर्ष पूर्व है, 10,000 वर्ष पूर्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय नगरीय में ... धातु का प्रमुख योगदान था। लोहा था। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। पूछा जाता है प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, यहाँ पे खरोष्टी थी जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं सका। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य शब्द से शिक्षा आरंभ करते हैं ओम से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है राजगीर में। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध, हिंदू और एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं ... पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं विंध्याचल में। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पर हवा में। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी के मध्य। यहाँ पे है स्वप्न
स्वप्नवास व दत्त के लेखक हैं। भास्ते धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल युग जुड़ा है ब्राह्मण युग से। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। अजंता की चित्रकला से चित्रों का वर्णन मिलता है। जातक का सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं आर्यभट्ट। अप्रतिरथ हिंदू देवताओं का एक नाम है विष्णु भगवान का। राजनीतिक रचनाकार के लेखक हैं चंदेश्वर। उदवंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। हूण राजा तोड़मार यहाँ पे औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। यहाँ पे प्रकाश दर्मन के द्वारा। तंदापुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था राज चोल पष्ट के द्वारा, जिसको तंजावुर भी कहते हैं। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। एरण माने जंगल की आग। चलिए महावंश के अनुसार बिंबुसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित यहाँ पे गोरखगिरी विजित की गई थी खरवेल के द्वारा। मेस्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत रेहला रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन इतिहास, इसको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने प्राचीन इतिहास को कवर कर लिया है। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहेगा और दोनों की जो लिंक रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 टारगेट एक साथ लेके चल रहे हैं, जीएस प्लस होम साइंस। क्योंकि जीएस आपका मजबूत हो गया तो आप एलटी में जगह बना पाएंगे, एलटी में जीआईसी में। और दूसरा, अगर आपका जीएस पे पकड़ है और आपके पास सीटेट है तो आपको बिहार की वैकेंसी से लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए यूपी के आपका एलटी और जीआईसी उसमें आपकी जगह बनेगी। देन उसके बाद आपका अगर सीटेट आपके पास है तो बिहार के 6 to 8 में आप जगह बना पाएंगे, क्योंकि वहां पे वैकेंसी 40,000 के प्लस की कुछ ऊपर आ रही हैं। तो काफी वैकेंसी होती है जूनियर में और इसी तरह की प्राइमरी में भी है, क्योंकि 1 लाख प्लस वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।